नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम गुप्तकालीन साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम गुप्तकालीन प्रमुख प्रशस्तियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गुप्तकालीन साहित्य की दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, अधिकांश रचनाएं प्रेम प्रधान और सुखांत होती थी, लेकिन इसका एक अपवाद है, जैसे कि शूद्रक का मृच्छकटिकम। इसमें एक गरीब ब्राह्मण साहतवाह होता है चारुदत्त, और एक वैश्या होती है, गणिका होती है बसंत सेना। ये दोनों की प्रेम कथा है, लेकिन इसमें जो अंत है वो दुखद है, यानी कि ये एक प्रेम प्रधान लेकिन दुखांत नाटक है। इसमें दरबारी परंपरा एवं महाकाव्योचित गरिमा का परित्याग किया गया है। दूसरी विशेषता है, गुप्तकालीन साहित्य में उच्च वर्ण के जो पात्र होते हैं वे संस्कृत बोलते हैं, जबकि शूद्र और महिलाएं प्राकृत बोलती हैं। संस्कृत भाषा गुप्त शासकों की आधिकारिक राजभाषा थी। उनके सभी अभिलेख संस्कृत भाषा में ही हैं। गुप्त शासन काल के 42 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 21 पत्थरों पर खुदे हुए हैं। प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। प्रमुख साहित्यकार हैं कालिदास। गुप्त काल में सबसे विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तित्व कालिदास थे, जिन्होंने काव्य और नाटक दोनों विधाओं में रचनाएं की हैं। कालिदास ने 4 काव्यों तथा 3 नाटकों की रचना की थी। 4 काव्य थे ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव एवं रघुवंश, तथा 3 नाटक थे मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वश्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ऋतुसंहार जो कि महाकाव्य था, संभवतः कालिदास की प्रथम रचना थी। ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का सुंदर चित्रण किया गया है। अगला काव्य है मेघदूत। इसमें शिव द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वासित यक्ष की व्यथा कथा चित्रित है। यह एक गीति काव्य है जो अपनी कोटि की सर्वोत्तम रचना मानी जाती है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा शिव पार्वती के विवाह, कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा यानी कि कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन है। रघुवंश, इसमें 19 सर्गों का ये सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें इक्ष्वाकुवंशीय राम के पूर्वजों राजा दिलीप, रघु, अज और दशरथ की जीवन कथा तथा उनकी विजयों का वर्णन है। अब नाटकों की अगर हम बात करें तो पहला नाटक था मालविकाग्निमित्रम। ये 5 अंकों का नाटक है और यह मालविका तथा अग्निमित्र की प्रणय कथा है। कालक्रम की दृष्टि से मालविका अग्निमित्रम पहला नाटक है। इसमें शुंग वंश का इतिहास वर्णित है। जो अग्निमित्र है वो पुष्यमित्र का, शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र का बेटा है, तो उसकी ये कहानी है। विक्रम उर्वशी में उर्वशी तथा पुरुरवा की कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम समस्त संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, विरह और विवाह की कथा है। मान्यता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश भारत का नाम भारत पड़ा। अगले प्रमुख साहित्यकार हैं भास। भास संस्कृत नाट्य परंपरा के प्रथम नाटककार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कालिदास से भी पूर्व काल के हैं। अधिकांश विद्वान भास को गुप्त काल से संबंधित मानते हैं। भास की सबसे प्रसिद्ध रचना है स्वप्न वासुदत्ता। यह एक राजा और उसकी रानी के प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी है। इसके अतिरिक्त प्रतिभा नाटक, पंचरात्र व प्रतिभा सौगंधरायण भास की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगले साहित्यकार हैं दंडी। काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित
गुप्त काल के संस्कृत भाषा के महान रचनाकार दंडी की प्रसिद्ध रचनाएं थी। 10 कुमार चरित्र में 10 राजकुमारों के कारनामों का वर्णन मिलता है। अगले साहित्यकार हैं भर्तृहरि। संस्कृत के महान कवि भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा रचित नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियाँ आज भी लोगों को काफ़ी प्रभावित करती हैं। अगले साहित्यकार हैं शूद्रक। शूद्रक के मृच्छकटिकम में समकालीन समाज और संस्कृति का यथार्थ चित्रण अर्थात वास्तविक चित्रण मिलता है। इस ग्रंथ में तत्कालीन न्याय प्रक्रिया का भी चित्रण हुआ है। शूद्रक की लेखनी या लेखन शैली यथार्थवादी व चित्रात्मक है। अगले साहित्यकार हैं वात्स्यायन। वात्स्यायन कृत कामसूत्र और न्यायसूत्र भाष्य गुप्त काल के अन्य प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। 13वीं शताब्दी में यशोधरा ने कामसूत्र पर जय मंगला नामक टीका लिखी है। अगले साहित्यकार हैं प्रवरसेन द्वितीय। वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय, जिनका शासनकाल 410 से 440 ईस्वी था, उन्होंने प्राकृत भाषा के सेतुबंध अर्थात रावण वहो की रचना की थी। अगले प्रमुख साहित्यकार हैं कामंदक। गुप्त काल में कामंदक ने नीतिसार की रचना की। कामंदक के राजनीतिक विचारों का आधार कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र है। कामंदक के ग्रंथ से तत्कालीन राज्य व्यवस्था व प्रशासन की रूपरेखा प्राप्त होती है। कामंदक के नीतिसार को कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समतुल्य माना जाता है। नारायण पंडित ये अगले महत्वपूर्ण गुप्तकालीन साहित्यकार हैं। नारायण पंडित हितोपदेश के रचयिता हैं। हितोपदेश की कथाओं के 4 भाग हैं: मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। हितोपदेश में कुल 41 कथाएं और 679 नीति विषयक पद्य हैं। अगले साहित्यकार हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र ने अपना वर्तमान साहित्यिक स्वरूप संभवतः 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में प्राप्त किया। हालांकि मूल रूप से यह 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। जो पंचतंत्र था मूल रूप में वो 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप इसका मिलता है वो 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में इसने प्राप्त किया। पंचतंत्र को 5 तंत्रों अर्थात भागों में बांटा गया है। पहला मित्र भेद, यानी कि मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। दूसरा है मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति अर्थात मित्र प्राप्ति और उसके लाभ। तीसरा भाग है काकोलुकियम, कौवे और उल्लुओं की कथाएं हैं इस भाग में। चौथा है लब्ध प्रणाश, मृत्यु या विनाश के आने पर यदि जान पर आ बने तो क्या। और 5वां भाग है अपरीक्षित कारक, अर्थात जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम न उठाएं। तो ये 5 भाग हैं पंचतंत्र में, और इनके जो शीर्षक हैं भागों के वो उन भागों में मिलने वाली कहानियों के अनुरूप हैं। अगले साहित्यकार हैं भारवी। भारवी का रचना काल पश्चिमी गंग राजवंश के राजा दुर्विनीत तथा पल्लव राजवंश के राजा सिंह विष्णु के शासनकाल का है। दुर्विनीत ने 540 से 600 ईस्वी तक शासन किया और सिंह विष्णु ने 555 से 590 ईस्वी तक। तो उसी दौरान भारवी का भी रचना काल था। भारवी की सबसे महान रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। यह महाकाव्य महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। इसमें शिकारी अर्जुन और किरात रूपधारी शिव के बीच के धनुर्युद्ध के बारे में वार्तालाप का वर्णन मिलता है। यानी कि अर्जुन और शिव के बीच में जब धनुर्युद्ध चल रहा था तो उसके बीच में उनके बीच में क्या क्या बातें हुई उसका इसमें जिक्र मिलता है किरातार्जुनीयम महाकाव्य में। अगले साहित्यकार हैं माघ। माघ ने शिशुपाल वध नामक एक ही महाकाव्य लिखा है। इसमें युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में
भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध का वर्णन किया गया है। यह रचना गुप्त काल के बाद की है, अर्थात 7वीं शताब्दी ईस्वी की। और इसी प्रकार से वाक्पति राज एक अन्य साहित्यकार हैं जो कि गुप्त काल के बाद के हैं। गुप्त काल के बाद में रचित प्राकृत भाषा के गौड़वह के लेखक वाक्पति राज 8वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। गौड़वहों से कन्नौज नरेश यशोवर्मन के विषय में जानकारी मिलती है। यशोवर्मन या यशोधर्मन को हराने के बाद यशोवर्मन के दरबारी कवियों भवभूति तथा वाक्पति राज को कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापीड़ ने अपने दरबार में रख लिया था। प्रशस्तियों की बात करें तो इनमें सबसे प्रमुख है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के परराष्ट्र मंत्री अर्थात संधि विग्रहिक हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है और ये प्रशस्ति गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों में लिखी गई है। उदयगिरि का शैवलेख। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का परराष्ट्र मंत्री यानी कि संधि विग्रहिक वीरसेन भी एक कवि था। वीरसेन ने उदयगिरि के शैवलेख की रचना की थी। अगली प्रशस्ति है हरहा प्रशस्ति। रवि शांति ने मोखरी राजा ईशान वर्मा की हरहा प्रशस्ति लिखी। हरहा अभिलेख के अनुसार ईशान वर्मा ने आंध्र नरेश को परास्त किया था। ये जो आंध्र नरेश है इसके बारे में राय चौधरी कहते हैं कि ये पूर्वी दक्कन का विष्णु कुंडिनवंशी माधव वर्मन प्रथम था जिसको ईशान वर्मा ने हराया था। अफसढ़ अभिलेख। ईशान वर्मा के अफसढ़ अभिलेख के अनुसार यानी कि इसमें जो जानकारी मिलती है, पहली ईशान वर्मा ने हुणों को पराजित किया था और दूसरी जानकारी ये मिलती है इससे कि कुमारगुप्त ने ईशान वर्मा को परास्त कर मोखरियों से मगध को छीन लिया था। मगध के हाथ से निकल जाने के बाद मोखरियों का जो राज्य था वो कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित होकर रह गया था। अगला अभिलेख है गिरनार पर्वत और भीतरी स्तंभ अभिलेख। ये दोनों ही अभिलेख जो हैं स्कंदगुप्त की विजय और उसकी उपलब्धियों के बारे में है। अगली प्रशस्ति है मंदसौर का सूर्य मंदिर अभिलेख। यह अभिलेख कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है। इसकी रचना 473-74 ईस्वी में वत्स भट्टी ने की थी। अभिलेख के प्रारंभिक भाग में लाठ प्रदेश अर्थात दक्षिणी गुजरात की प्राकृतिक छटा का निरूपण है। इसमें मालवा के दशपुर नगर अर्थात मंदसौर का भी सजीव चित्रण मिलता है। इस नगर में निवास करने वाली पट्टवाई श्रेणी अर्थात बुनकर समिति के आदेश पर ही वत्स भट्टी ने इस प्रशस्ति का निर्माण किया था। बंधुवर्मा की मंदसौर प्रशस्ति। वत्स भट्टी ने बंधुवर्मा की भी मंदसौर प्रशस्ति लिखी थी। यानी कि वत्स भट्टी ने एक तो मंदसौर के सूर्य मंदिर अभिलेख को लिखा और एक बंधुवर्मा की मंदसौर प्रशस्ति भी लिखी। यशोवर्मन का मंदसौर स्तंभ लेख ये वासुल ने लिखा और इसमें मंदसौर नरेश यशोवर्मन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि यशोवर्मन प्रारंभ में गुप्तों का सामंत था और बाद में वह अपनी शक्ति में वृद्धि करके स्वतंत्र शासक बन गया था। इस भाग में हमने गुप्तकालीन साहित्यकार और उनकी प्रमुख रचनाओं को जाना, साथ ही गुप्तकालीन जो प्रमुख प्रशस्तियाँ थी उनका हमने अध्ययन किया, उनके बारे में हमने जानकारी ली। अगली वीडियो में भी हम गुप्तकालीन साहित्य के बारे में ही चर्चा करेंगे। उसमें हम विभिन्न धर्मों के बारे में लिखे गए ग्रंथों के विषय में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है और विज्ञान के क्षेत्र में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनका हम अध्ययन आने वाली अगली वीडियो में करेंगे इस शीर्षक के अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।